आप सभी को राम राम। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद आज समीर जी फिर पकड़ में आए हैं। और पकड़ में क्या आए हैं, ये राज ठाकरे के चक्कर में पकड़ में आ गए। अब देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया कि भाई ठीक है, वहाँ के जो ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, उनको 1 वर्ष का समय दे दिया। लेकिन अब राज ठाकरे के पुत्र हैं, वो कह रहे हैं कि ना, हम तो पीटेंगे सबको। तो हमने कहा इसी बहाने ये जो मार पिटाई है और भाषा वाला मसला है, तो उस बहाने समीर चौगांवकर जी से महाराष्ट्र समझेंगे और थोड़ा समीर जी समझेंगे। आजकल ये मंत्रिमंडल विस्तार पर भी आप बहुत कुछ बता रहे हैं, तो वो भी थोड़ा समझेंगे। तो समीर जी, शुरुआत तो महाराष्ट्र से ही करते हैं। ये क्या है, ये भाषा का लफड़ा एकदम मारा हुआ है, मतलब हर कुछ दिन में पैदा हो जाता है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में ये स्थानीय बनाम बाहरी का मामला लंबे समय से लगातार, और बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई थी उसके बाद लगातार ये उत्तर भारतीय को लेकर जिस तरीके से शिवसेना आक्रामक रही है, उसी का एक रूपरेखा। तो बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी शिवसेना उनके पास नहीं रही। अब एकनाथ शिंदे के कारण ही थोड़ा मामला मुझे लगता है तुल पकड़ा है, क्योंकि उनके पार्टी के जो मंत्री सरदेसाई, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया था कि जो ऑटो चालक है उत्तर भारतीय, जिनको मराठी नहीं आती, चाहे वो दक्षिण भारत के भी हो, उनको मराठी सीखना पड़ेगी और बेसिक मराठी सीखना पड़ेगी कि जो भाई किराया कितना लगेगा, कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बेसिक बातें जो होती है एक अपने कस्टमर से, उतना आपको मराठी आना चाहिए। तो उसको लेके 1 महीने का समय दिया था, सिखाने की कोशिश की गई। कई चालकों ने सीखा, कई नहीं सीख पाए। लेकिन मुझे लगता है सब पूरे मामले में देवेंद्र फडणवीस का फैसला जो रहा है कि 1 साल का समय जो बढ़ा दिया उन्होंने उनके लिए, ये बहुत अच्छा फैसला रहा। लेकिन चूंकि स्थानीय राजनीति वोट बैंक की राजनीति है, मराठी वोट बैंक की राजनीति है, अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने जिस तरीके से कहा है कि भाई जो मराठी नहीं बोलेगा हम उसे पकड़ के पीटेंगे। आदित्य ठाकरे ये कह चुके हैं इस संदर्भ में कि भाई हमारे शिवसैनिक उनके साथ अपने हिसाब से निपटेंगे, मतलब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर वो मराठी नहीं बोलेंगे तो हम पीटेंगे। अब आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उस बयान पर मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी मौन धारण कर लिया, क्योंकि उनका भी वोट बैंक वही मराठी माणूस है जो शिवसेना से निकला हुआ वोट बैंक है। तो एकनाथ शिंदे के लिए दुविधा की स्थिति है कि अगर वो इसका विरोध करते हैं आदित्य ठाकरे का या उद्धव ठाकरे का या राज ठाकरे का, तो उनके लिए मुश्किल ये है कि उनका जो मराठी वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि वो अब इस मामले में मौन क्या हुआ। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि अभी 6 राज्यों के अंदर चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का रहा है, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना प्रचंड बहुमत पूरे महाराष्ट्र में किया, और खासतौर से मुंबई में जो समर्थन मिला है। तो देवेंद्र फडणवीस इसको बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहे हैं। सीधे वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, लेकिन वो उत्तर भारतीय जो ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, उनके समर्थन में भी है, और उन्होंने उनको 1 साल का समय दिया है। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में उत्तर भारतीयों के साथ खड़ी नजर आ रही है फिलहाल। नहीं, लेकिन ये मतलब आपको लगता है कि अभी कोई ये वाली राजनीति बची हुई है कि मराठी भाषा को लेकर आप उसमें, और ये तो सब जानते हैं कि मराठी भाषा के जो बड़े विद्वान रहे उन्होंने हिंदी के लिए क्या क्या किया, और हिंदी और मराठी का संघर्ष की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में आपको लगता है कि बची हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये पार्टी और उसी राजनीति से जन्म लिया है ना, और उद्धव ठाकरे की राजनीति हो या राज ठाकरे की राजनीति हो, वो तो मराठी अस्मिता के नाम पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसा करने के नाम पर सर्वाई करने वाली है। अगर वो ये बात छोड़ देंगे तो उनको वोट कौन देगा? उनकी जो राजनीति है, उनका जो वोट बैंक है, करके भी तो उनको वोट नहीं मिला। लेकिन जितना भी बचा रहेगा उनको लगता है उसी से बचेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उत्तर भारतीय तो उनको वोट देने नहीं वाले, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो ये आक्रामकता करके, मराठी अस्मिता की बात करके, ये बता के कि उत्तर भारतीय के कारण महाराष्ट्र, खासतौर से मुंबई का मराठी संकट में आ रहा है, उसका रोजगार जा रहा है, उसका काम धंधा जा रहा है, उसकी नौकरी जा रही है, वो भावना निकाल कर फिर से मराठी युवाओं के अंदर इस तरीके से एक जो कहते हैं ना कि वो प्रांत की लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो पहले भी असफल हो चुके हैं, और भविष्य की राजनीति में वो बहुत बुरी तरीके से असफल होंगे। अब महाराष्ट्र का युवा, जो चाहे वो मराठी, मैं खुद मराठी परिवार से आता हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मराठी परिवार और मराठी युवा इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता। उसे पता है कि महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय को ने जो काम किया, जो सम्मान मिला, और सब मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके से अगर वो विभेद की राजनीति करेंगे, उत्तर भारतीयों के साथ हिंसा की राजनीति करेंगे, तो मुंबई का आम मराठी भी उनके साथ नहीं रहेगा। जितने जल्दी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे समझ लेंगे उनकी राजनीति बची रहेगी। अगर इसी राजनीति पर बचेंगे तो बची कुछ जमीन भी उनके पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। अब इसमें एक ये भी खेल है क्या कि देखिए, मैंने कभी नहीं सुना कि शरद पवार ने कभी मराठी हिंदी वाली राजनीति की। तो क्या जो नेशनल पॉलिटिक्स में आ जाता है, राष्ट्रीय राजनीति में जिसको दिखता है, वो तो नहीं करता है। जो बस वही मुंबई की राजनीति करना चाहता है, जैसे
महाराष्ट्र में भी दूसरे हिस्सों में ये खबरें बहुत कम आती हैं, मुश्किल से आती हैं, लेकिन मुंबई में आती है क्योंकि मुंबई में कुछ थोड़ा मारपीट हो जाएगी तो थोड़ा धंधा, थोड़ा वसूली, ये सब भी कुछ मसला रहता है क्या? यही बेसिकली है। बीएमसी में धंधा करना है तो आपको मराठी लोगों की बात करो, बड़े उद्योगपतियों से करना है तो उसके लिए आप मराठी संस्कृति का बात करो। शरद पवार ने इसलिए नहीं कहा कि शरद पवार कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बंबई के बाहर भी कांग्रेस का वजूद है, भारतीय जनता पार्टी का भी बंबई के बाहर वजूद है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व कभी स्थानीय नेताओं को अनुमति नहीं देता कि आप प्रांतवाद की राजनीति करो। चूंकि शिवसेना और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीति बंबई तक सिमटी हुई है, महाराष्ट्र के बाहर की राजनीति नहीं है। और महाराष्ट्र छोड़ दीजिए, बंबई के बाहर राजनीति नहीं है, उनको सिर्फ बंबई की राजनीति करना है, उनको बीएमसी की राजनीति करना है और वहाँ बड़े लोगों से वसूली करना है, ये उनका धंधा है। तो मुझे लग रहा है उसी को ध्यान में रखकर वो स्थानीय राजनीति कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसे कोई बड़ा समर्थन मिलने वाला है। अरे देवेंद्र फडणवीस की राजनीति जरा बताइए, थोड़ा समझाइए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस शुरू में लग रहा था कि ठीक है भाई राजनीति कर रहे हैं पार्टी भाजपा की तरफ से, लेकिन अब जिस तरह से वो कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस के सामने कोई नेता ही नजर नहीं आता है। मतलब एकदम से उन्होंने ऐसे साफ कर दिया है, किस तरह की राजनीति करते हैं। आपने बीच में एक दिन लिख दिया था कि वो संसदीय बोर्ड में, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भाजपा का है, जो सबसे ताकतवर जो बॉडी है, उसमें वो आने वाले हैं, जिसमें और लोगों को हटाने की बात है। तो आपको उसमें क्या दिख रहा है, किस तरह की चीजें, और मतलब थोड़ा देवेंद्र फडणवीस की राजनीति समझाइए। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को प्रमोद महाजन के बाद कोई ऐसा नेता मिला है जो पूरे महाराष्ट्र का बड़ी नेता तुलना है। कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। और देवेंद्र फडणवीस तो प्रमोद महाजन की राजनीति, गोपीनाथ मुंडे की राजनीति को देखकर बड़े हुए। देवेंद्र फडणवीस तो बहुत छोटे हुआ करते थे जब प्रमोद महाजन नागपुर आते थे और देवेंद्र फडणवीस के घर पर जाते थे, भोजन करते थे। प्रमोद महाजन का भोजन कई बार देवेंद्र फडणवीस घर से टिफिन पैक होता था और देवेंद्र फडणवीस को कई बार वो उंगली पकड़कर बीजेपी की बैठक में लेकर जाते थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के फादर भी बीजेपी के एमएलसी थे। तो देवेंद्र फडणवीस ने प्रमोद महाजन की राजनीति को देखा है बचपन से। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने जो अपना कद बना लिया है, नितिन गडकरी महाराष्ट्र के आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बाद भी नितिन गडकरी महाराष्ट्र की राजनीति में वो कद नहीं पा सके जो देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीति में कद पा लिया है। और महाराष्ट्र में उन्होंने वो कद पाकर अब उन्होंने दिल्ली की राजनीति को दस्तक दे दिया है। मतलब महाराष्ट्र में उन्होंने जो काम किया है उसके बाद अब ये लग रहा है, और बहुत लंबा समय नहीं रहा महाराष्ट्र की राजनीति में। आप देखिए 2014 में मुख्यमंत्री बनते हैं, बीच में 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। 132 सीटें लेकर आना ये देवेंद्र फडणवीस की बस की बात थी महाराष्ट्र के अंदर। और अब मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी लग रहा है, और महाराष्ट्र में तो नागपुर का संघ का मुख्यालय भी है, अब संघ को भी लग रहा है कि भाई देवेंद्र फडणवीस का जो अब कद है, अब बंबई के बाहर भी उनका कद बढ़ना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि शायद संघ ने भी कहा होगा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी लग रहा होगा कि अब देवेंद्र फडणवीस पार्लियामेंट्री बोर्ड में आने के हकदार बन गए अपने काम से। चलिए, आप ये कह रहे हैं, बस एक और छोटी सी बात बताइए, फिर आगे उसको विस्तार से कभी बात करेंगे। मंत्री बड़े वाले सब निपटने की ओर है क्या? बिल्कुल, इस बार बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार जिस तरीके से मिल रहे हैं और जो खबर निकल कर आ रही है, जो भी होगा बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब 2014 से लेकर 2026 तक जितने भी, इसके पहले 2024 में जब शपथ ग्रहण हुआ था, जितने भी मंत्रिमंडल विस्तार हुए, इतना बड़ा कभी नहीं हुआ होगा जितना इस बार होने वाला है। और बिल्कुल बड़े बदलाव होंगे। हो सकता है किसी राज्य के, छोटे राज्य के मुख्यमंत्री को भी दिल्ली बुलाया जाए, कई ऐसे लोगों को भी मंत्री बनाया जाए जो न लोकसभा के सांसद हो न राज्यसभा के सांसद हो, लेकिन बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो, बेहतर टेक्नोक्रेट रहे हो। और अभी तो उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, तो वहाँ से उनको भेजा जा सकता है। तो बड़े फैसले होंगे। हालांकि उसके लिए तो 2 दावेदार स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आ गए हैं, क्योंकि चर्चा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश से ही आ रहे हैं, तो बाकी तो विनोद तावड़े पहले से हैं ही। और जब ये हम कहते हैं तो हरदीप पुरी, बिल्कुल मुझे लगता है हरदीप पुरी जाएंगे। और ये भी है कि अश्विनी वैष्णव के पास 3 मंत्रालय, तो उनका 1 मंत्रालय जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जिनको एचआरडी मंत्री दिया है अभी, प्रहलाद जोशी, उनके पास भी 3 मंत्रालय हो गए, तो उनसे भी लेंगे। और 12 ऐसे मंत्री जिनके पास 2-2 मंत्रालय, तो उनके साथ भी हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया सकता है, जो राज्य मंत्री अभी जो इंडिपेंडेंट चार्ज यूपी चुनाव से पहले। अब खबर ये भी आ रही कि कल केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाया गया था दोनों को। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली लाया जा रहा है चुनाव के पहले? ये भी चर्चा है कि भाई वहाँ अमलपाल मौर्य भी एक लीडर है, तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली लेकर आया जाएगा। तो तमाम तरह की चर्चा चल रही है। जो भी होगा बड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बार बड़ा फेरबदल करेंगे, लेकिन जो भी फेरबदल होगा वो
29 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद की भारतीय जनता पार्टी मतलब के ये माने भविष्य के लिए संदेश होगा। मोदी 3.2 का पार्ट 2 जो ये आएगा ये जबरदस्त होगा। बिल्कुल बहुत जबरदस्त होने वाला है इस बार, बिल्कुल चलिए जबरदस्त। फिर कभी इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र पर जो समीर जी ने कहा कि वो वाली राजनीति के दिन लग गए और देवेंद्र फडणवीस ने बड़े सलीके से ऐसी राजनीति करने वालों को किनारे लगाया। और किनारे लगाना ना लगाना अपनी जगह है। जब आप देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी जाकर कुछ कर सकते हैं और भाषा बिल्कुल जितनी आ जाए उतना सीखना चाहिए। और टैक्सी ऑटो चलाने वाले को कितनी भाषा सीखनी है भाई, कहाँ जाना है, कितना किराया हुआ, और किराया भी नहीं पूछना पड़ता वहाँ तो मीटर डाउन, वो मीटर डाउन डाउन वाला गाना है। मुंबई तो ऐसे ही चलती है, मीटर डाउन किया चल पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई नगरिया को इस तरह की विभाजनकारी राजनीति की कोई जरूरत है। हाँ, प्रतीक्षा जरूर है मंत्रिमंडल विस्तार की मोदी जी की, और फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं क्या, साथ में और कौन कौन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।